हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। आज हम ऑपरेशंस मैनेजमेंट के बिट क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे एग्जाम में 40 मार्क्स के 20 मार्क्स के एमसीक्यू और 20 मार्क्स के एसएक्यू आते हैं। मतलब 40 मार्क्स के हमारे एग्जाम में बिट क्वेश्चंस आते हैं। बिट क्वेश्चंस मतलब छोटे क्वेश्चंस, जिसमें एमसीक्यू कवर्ड होते हैं और एसएक्यू कवर्ड होते हैं। एमसीक्यू का मतलब है 4 चॉइस में से हमें जो करेक्ट है वो सिलेक्ट करना है। एसएक्यू का मतलब है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, मैच द फॉलोइंग हो सकता है, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन हो सकता है, या फिर वन वर्ड आंसर क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं एमसीक्यू, जो कि हमारे एग्जाम में 20 मार्क्स की वेटेज रखता है। हमारे पास यहाँ पे 127 एमसीक्यूज है, जो कि हम यहाँ पे ऑपरेशंस मैनेजमेंट से रिलेटेड कवर करने वाले हैं। हमारा जो पूरा सब्जेक्ट है वो है ओएमएसएम, दैट इज ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। 70% वेटेज रहती है आपकी ओएम की और 30% वेटेज आपकी रहती है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। तो यू कैन एक्सपेक्ट कि सर जो 20 मार्क्स का एमसीक्यू आता है उसमें से 14 मार्क्स का एमसीक्यू ऑपरेशंस मैनेजमेंट में से आएगा। तो ये जो 127 एमसीक्यूज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें से आज हम 50% अराउंड 60 टू 65 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। लेकिन जो टोटल 127 एमसीक्यूज है, इसमें से आप जो 14 मार्क्स के एमसीक्यूज एग्जाम में आने हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू फर्स्ट से। हेडिंग कुछ इस तरीके से है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन फ्रॉम गिवन 4 ऑल्टरनेटिव्स। 4 ऑप्शंस गिवन है हमारे पास हर एक क्वेश्चन के, हमें बेस्ट जो आंसर है वो सिलेक्ट करके देना है। पॉइंट नंबर 1, आउट ऑफ द फॉलोइंग ट्रेंड्स, हमारे पास ये कुछ ट्रेंड्स गिवन है इन प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट, विच वन इज समटाइम्स कॉल्ड एज एजाइल मैन्युफैक्चरिंग। सिंपल सी मैं बात करूं, आपको ये पता होना चाहिए थियोरेटिकली कि सर एजाइल मैन्युफैक्चरिंग जो है इनमें से किसका नाम है। क्या री इंजीनियरिंग को एजाइल मैन्युफैक्चरिंग बोला जाता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को एजाइल मैन्युफैक्चरिंग बोला जाता है, लीन प्रोडक्शन को एजाइल मैन्युफैक्चरिंग बोला जाता है, या फिर फ्लेक्सिबिलिटी को एजाइल मैन्युफैक्चरिंग बोला जाता है। तो जब हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट पढ़ते हैं, ऑपरेशंस मैनेजमेंट पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि सर फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑल्सो नॉन एज एजाइल मैन्युफैक्चरिंग। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर है आपका वो होगा डी, फ्लेक्सिबिलिटी। ऑपरेशंस मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है 70% इसमें थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है, बट मेनली जो एमसीक्यूज है वो थ्योरी पोर्शन में से ही बनते हैं। आप अगर हमारे नोट्स देखते हो तो नोट्स में हर एक थ्योरी पॉइंट को बुलेट्स की फॉर्म में गिवन है। मतलब आप स्टडी मटेरियल देखते हो तो पैराग्राफ फॉर्मेट में है काफी सारी चीजें, बट हमने अपने नोट्स में उसको इजी वे में क्या किया हुआ है, हमने हर पैराग्राफ को पॉइंट्स में कन्वर्ट किया हुआ है, हर पैराग्राफ को बुलेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है। तो ये जो छोटे छोटे एमसीक्यूज क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप हमारे नोट्स में से स्टडी करते हो तो आप इजीली इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। और सिंपल सी बात ये है, सर थ्योरी है, इन एनी केस अपने को चीजें याद करनी पड़ेगी, और पॉइंट्स में चीजों को याद करना हमेशा इजी होता है। सेकंड क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, इनमें से कौन सा फैक्टर दैट आर अफेक्टिंग कैपेसिटी प्लानिंग, विच वन इज लेस कंट्रोलेबल वन। कहते हैं कैपेसिटी प्लानिंग को अफेक्ट करने के ये 4 आपके पास फैक्टर्स गिवन है, इनमें से कौन सा लेस कंट्रोलेबल है। मतलब ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसको हम कम कंट्रोल कर सकते हैं। पहला है मशीन ब्रेकडाउन, अमाउंट ऑफ लेबर एम्प्लॉयड, फैसिलिटीज इंस्टॉल्ड और शिफ्ट ऑफ वर्क पर डे। तो सिंपल सी मैं बात करूं, जब हम थियोरेटिकली पढ़ते हैं कैपेसिटी प्लानिंग तो हम वहां पे देखते हैं कि मशीन ब्रेकडाउन इज द लेस कंट्रोलेबल फैक्टर। मशीन ब्रेकडाउन इज द लेस कंट्रोलेबल फैक्टर, तो योर आंसर विल बी ए। नेक्स्ट, थर्ड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की जो स्टेजेस होती है उनमें से कौन सी स्टेज डज एट्रीब्यूट बिगिनिंग ऑफ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन सेल्स एंड प्रॉफिट।
कौन सी ऐसी स्टेज है जहां पे एक सब्सटेंशियल इंक्रीज होता है सेल्स और प्रॉफिट में? इंट्रोडक्शन। सर इंट्रोडक्शन में तो हम सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा तेजी से सेल और प्रॉफिट बढ़ता भी नहीं है। ग्रोथ, मैच्योरिटी, सर मैच्योरिटी तो प्रोडक्ट को कंप्लीट खत्म करने वाली सी सिचुएशन आ जाती है। डिक्लाइन में तो वैसे ही ग्रोथ मतलब ही नहीं है, डिक्लाइन होता है। तो जो बी है, ग्रोथ जो स्टेज होती है, उसमें हम देखते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट होता है उसकी सेल अचानक से मार्केट में तेजी से बढ़ती है। जब सेल बढ़ती है तो हमारे अचानक से प्रॉफिट भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो फाइनल आंसर आपका बी, ग्रोथ, कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की ग्रोथ स्टेज होती है जिसमें एक सब्सटेंशियल इंक्रीज इन सेल्स और ग्रोथ आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट, फोर्थ, which one is not an index of productivity? अगर आप प्रोडक्टिविटी जानना चाहते हो तो इनमें से कौन सा इंडेक्स नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो प्रोडक्टिविटी इंडिकेट नहीं करता? मैन आवर आउटपुट, सर प्रोडक्टिविटी ऑफ कोर्स इंडिकेट करता है। मैन आवर आउटपुट का मतलब ही क्या है कि एक घंटे में एक आदमी कितना आउटपुट बना के देता है। प्रोडक्टिविटी रेशियो, सर ये तो प्रोडक्टिविटी को ही कैलकुलेट करने के लिए बनाया जाता है। टीक्यूएम, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, सर क्वालिटी मैनेजमेंट में क्वालिटी चेक की जाती है, ना कि प्रोडक्टिविटी चेक की जाती है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा सी, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज नॉट एन इंडेक्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट, फिफ्थ वन, द टाइम बाय विच एन एक्टिविटी कैन बी रीशेड्यूल्ड विदाउट अफेक्टिंग द other activities preceding or succeeding is called as। जब हम पढ़ते हैं टॉपिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम पढ़ते हैं कि एक इंडिपेंडेंट फ्लोट होता है। इंडिपेंडेंट फ्लोट एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आप टाइम को रीशेड्यूल कर सकते हो, और जब आप इंडिपेंडेंट फ्लोट, इंडिपेंडेंट जो एक्टिविटी होती है उसका जब टाइम रीशेड्यूल करते हो तो उसकी वजह से आपकी प्रीसीडिंग मतलब पीछे वाली एक्टिविटी और सक्सीडिंग एक्टिविटी आगे वाली एक्टिविटी पे किसी तरीके का कोई इंपैक्ट नहीं आता, क्योंकि ये एक्टिविटी इंडिपेंडेंट एक्टिविटी होती है जिसको हम इंडिपेंडेंट फ्लोट बोलते हैं। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा बी, इंडिपेंडेंट फ्लोट। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 6, रिलायबिलिटी एंड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेयर्स आर लेस। हम जब पढ़ते हैं स्पेयर्स मैनेजमेंट तो हम पढ़ते हैं सर रेगुलर स्पेयर्स होते हैं, रेगुलर स्पेयर्स होते हैं जिन पे रिलायबिलिटी एंड पर यूनिट कॉस्ट कम होती है। रेगुलर जो स्पेयर्स होते हैं उस पे रिलायबिलिटी और कॉस्ट पर यूनिट कम आपको देखने को मिलती है। तो आपका फाइनल आंसर है यहाँ पे रेगुलर स्पेयर्स। नेक्स्ट, 7th, लीड टाइम। सर लीड टाइम तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। बचपन से मेरा मतलब है फर्स्ट ग्रुप में भी जब हम मटेरियल कॉस्ट का टॉपिक पढ़ते हैं, मटेरियल कॉस्ट का, उसमें भी आप लीड टाइम देखते हो। और हमें पता है लीड टाइम क्या होता है, जिस दिन हम ऑर्डर प्लेस करते हैं और जिस दिन हमें मटेरियल रिसीव होता है। से एग्जांपल, अगर आपने 9 तारीख को एक मटेरियल का ऑर्डर प्लेस किया और आपको वो मटेरियल रिसीव हुआ 13th को, तो जो 4 दिन का बीच में गैप आया, 9th अप्रैल को से एग्जांपल आपने एक ऑर्डर प्लेस किया और 13th अप्रैल को वो माल आपको रिसीव हुआ, तो जो 4 दिन का बीच में गैप आया, बस इसी को लीड टाइम बोला जाता है। तो टू प्लेस होल्डर फॉर मटेरियल, सर आंसर इज नो। टाइम ऑफ रिसीविंग मटेरियल, आंसर इज नो। टाइम बिटवीन रिसिप्ट ऑफ मटेरियल एंड यूजिंग मटेरियल, सर आंसर इज नो। टाइम बिटवीन प्लेसिंग द ऑर्डर एंड रिसीविंग द मटेरियल। अगर मैंने 9th अप्रैल को ऑर्डर प्लेस किया और वो मुझे रिसीव हुआ 13th को, जो बीच में टाइम गैप है 4 दिन का, बस उसी को लीड टाइम बोला जाता है। योर फाइनल आंसर विल बी डी। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, द मेथड यूज्ड इन शेड्यूलिंग ए प्रोजेक्ट इज। जब आप प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग करते हो तो उसके लिए जो मेथड यूज किया जाता है, हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के चैप्टर में पढ़ते हैं सर PERT एंड CPM। PERT एंड CPM, प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक एंड क्रिटिकल पाथ मेथड। दिस इज द मेथड विच इज यूज्ड फॉर शेड्यूलिंग ए प्रोजेक्ट। तो यहां पे आपका जो आंसर है वो होगा सी, PERT एंड CPM। CPM PERT कह दो, PERT CPM कह दो, एक ही बात है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एमआरपी स्टैंड्स फॉर, एमआरपी का हम एक टॉपिक पढ़ते हैं पूरा का पूरा, और एमआरपी की फुल फॉर्म क्या होती है? मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। तो सर मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, ए जो है वही आपका फाइनल आंसर है, एमआरपी स्टैंड्स फॉर मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। नेक्स्ट है 10th वन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चार्ट्स यूज्ड इन प्रोग्राम कंट्रोल इज गांट चार्ट। सर गांट चार्ट एक ऐसा चार्ट है जो प्रोग्राम कंट्रोलिंग के लिए यूज किया जाता है। तो यहां पे आपका जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी गैंट चार्ट। नेक्स्ट 11, क्वेश्चन नंबर 11, वैरायटी रिडक्शन इज जनरली नोन एज, जब वैरायटी ऑफ प्रोडक्शन कम होती है तो उसको क्या बोला जाता है? सर वो होता है सिंप्लीफिकेशन। जब वैरायटी रिडक्शन की जाती है तो बोला जाता है आप सिंप्लीफिकेशन कर, तो आंसर होगा आपका बी, सिंप्लीफिकेशन। ये देखो थ्योरी क्वेश्चंस है, सिंपल सी बात है, अगर आपने टॉपिक रीड करा हुआ है और आपको चीजें याद है तो सिंपल क्वेश्चन पढ़ते ही आपके माइंड में आंसर आएगा। याद नहीं है तो फिर आप चारों ऑप्शन को पढ़कर एक जनरल आइडिया ले सकते हो कि क्या आंसर होना चाहिए। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ, आप इन तरीके के क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे। तो स्टडी जरूरी है। और ओएम की अगर मैं बात करूं, जो एमसीक्यूज है वो थ्योरेटिकल ही आते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और उसके लिए अपने को रीडिंग करनी है, अपने को चीजें याद रखनी पड़ेगी। और अगर आप 3 रिवीजन निकालते हो तो 3 रिवीजन में आप ये मान के चलो कि आपको चीजें याद होनी शुरू हो जाती है। फर्स्ट रिवीजन में तो हम चीजों को जस्ट अंडरस्टैंड करते हैं, पढ़ते हैं। सेकंड रिवीजन में थोड़ा थोड़ा याद होना शुरू होता है, बट फिर भी चीजें हम भूल जाते हैं थोड़े टाइम के बाद। बट अगर तीसरा रिवीजन, 3 रिवीजन आप करते हो तो तीसरा रिवीजन ऐसा होता है जिसमें चीजें अपने को याद हो जाती है। अकॉर्डिंगली हम इस तरीके के क्वेश्चंस का आंसर इजीली दे पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट इज नॉन एज, जब हम इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं तो इसको क्या बोला जाता है? एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट या प्रोडक्ट? तो सर इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। जब मैं इनपुट को, मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करता हूं तो मैं कहता हूं प्रोडक्शन कर रहा हूं मैं, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। सी विल बी योर करेक्ट आंसर, सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 13, नंबर ऑफ प्रोडक्ट वैरायटीज, कहते हैं प्रोडक्ट की नंबर ऑफ वैरायटीज दैट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इन मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन मतलब बल्क में प्रोडक्शन। जब हम प्रोडक्शन बल्क में करते हैं तो प्रोडक्ट की वैरायटीज केवल एक होती है, केवल 2 होती है, या फ्यू वैरायटीज इन लार्ज वॉल्यूम्स, या फिर लार्ज वैरायटी इन स्मॉल वॉल्यूम। सर मास प्रोडक्शन में स्मॉल वॉल्यूम तो होता ही नहीं है, और प्रोडक्ट एक या 2 भी आप फाइनल डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई एक ही या 2। तो यू कैन से सर कम वैरायटीज होती है लेकिन लार्ज वॉल्यूम होता है। मास प्रोडक्शन का मतलब ही क्या होता है? लार्ज वॉल्यूम्स। सी विल बी योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट 14, रूटिंग एंड शेड्यूलिंग बिकम्स रिलेटिवली कॉम्प्लिकेटेड, कहते हैं रूटिंग किस तरीके से प्रोडक्शन होगा, शेड्यूलिंग टाइमिंग डिसाइड करना कब क्या पार्ट प्रोड्यूस होगा, ये कॉम्प्लिकेट होता है। किस में? जॉब प्रोडक्शन में, बैच प्रोडक्शन में, फ्लो प्रोडक्शन में, या मास प्रोडक्शन में? सर बैच प्रोडक्शन जो होता है उसमें रूटिंग और शेड्यूलिंग जो है कॉम्प्लेक्स होती है। आंसर विल बी बैच प्रोडक्शन। नेक्स्ट 15, जिट, जिट का मतलब ही होता है जस्ट इन टाइम। जिट स्टैंड्स फॉर, सर जस्ट इन टाइम तो सब में लिखा हुआ है, तो क्या इसका मतलब जस्ट इन टाइम परचेज होता है, जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन होता है, जस्ट इन टाइम यूज ऑफ मटेरियल होता है, या फिर जस्ट इन टाइम ऑर्डर ऑफ मटेरियल होता है? तो ऑपरेशंस मैनेजमेंट में हमारा काम है इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना, दैट इज प्रोडक्शन करना। तो यहां पे जस्ट इन टाइम जिट का मतलब होता है जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन। बी विल बी योर करेक्ट आंसर, बी विल बी योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ने से पहले आई विल सजेस्ट यू, पहले 15 एमसीक्यू आप एक बार फटाफट जल्दी से रीड करके देखिए, देन मैं आगे कंटिन्यू करता हूं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द फर्स्ट स्टेज इन प्रोडक्शन प्लानिंग इज, प्रोडक्शन प्लानिंग में पहली स्टेज कौन सी होती है? प्रोसेस प्लानिंग, फैक्ट्री प्लानिंग, ऑपरेशन प्लानिंग या फिर लेआउट प्लानिंग? सर प्रोडक्शन प्लानिंग में सबसे पहली स्टेज होती है फैक्ट्री की प्लानिंग करना। बी विल बी योर करेक्ट आंसर, फैक्ट्री प्लानिंग। नेक्स्ट 17, शेड्यूलिंग डील्स विद, शेड्यूलिंग जो है वो टाइम से रिलेट करती है, तो शेड्यूलिंग डील्स विद नंबर ऑफ जॉब्स टू बी डन ऑन ए मशीन। सर नहीं, टाइम से रिलेट करता है शेड्यूलिंग। नंबर ऑफ मशीन टूल्स यूज टू डू ए जॉब, सर अगेन मैं कहूंगा नंबर ऑफ मशीन से डील नहीं करता। डिफरेंट मटेरियल यूज्ड इन द प्रोडक्ट, सर मटेरियल के साथ भी डील नहीं करता, ये टाइम से रिलेट करता है। फिक्सिंग अप अ स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग टाइम ऑफ ईच ऑपरेशन इन डूइंग ए जॉब, तो शेड्यूलिंग डील करता है टाइम के साथ कि कौन सा ऑपरेशन कब स्टार्ट होना चाहिए और कब फिनिश होना चाहिए, उस टाइम को फिक्स करता है कि ये ऑपरेशन ए है, ये स्टार्ट होगा इस टाइम पे, यहां पे खत्म होगा, इसके बाद सेकंड ऑपरेशन स्टार्ट होगा, फिर थर्ड होगा। इस तरीके से टाइमिंग डिसाइड करना कि कब एक जॉब के अंदर कोई ऑपरेशन स्टार्ट होगा और कब वो फिनिश होगा, दैट इज डील्ड बाय शेड्यूलिंग। आंसर होगा आपका डी। नेक्स्ट 18, एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्शन बाय डिसइंटीग्रेशन इज, प्रोडक्शन बाय डिसइंटीग्रेशन का एग्जाम्पल क्या है? ऑटोमोबाइल, लोकोमोटिव, क्रूड ऑयल और मिनरल वाटर। सर ऑटोमोबाइल और लोकोमोटिव तो टोटली इंटीग्रेशन से बनते हैं, मिनरल वाटर और क्रूड ऑयल में थोड़ा सा डाउट होता है, बट हमारे स्टडी मटेरियल में स्पेसिफिकली इसका एग्जांपल है प्रोडक्शन बाय इंटीग्रेशन का, दैट इज क्रूड ऑयल। प्रोडक्शन बाय इंटीग्रेशन का स्पेसिफिक एग्जांपल है हमारे सिलेबस में क्रूड ऑयल, तो सी विल बी योर करेक्ट आंसर 18 का, क्रूड ऑयल। नेक्स्ट 19, फिक्सिंग फ्लो लाइंस इन प्रोडक्शन इज नॉन एज, जब आप प्रोडक्शन में फ्लो लाइंस फिक्स करते हो तो वो क्या कहलाता है? शेड्यूलिंग। सर शेड्यूलिंग तो टाइम को इंडिकेट करता है, लोडिंग अलग चीज हो गई, प्लानिंग भी बिल्कुल डिफरेंट हो गई, रूटिंग, रूटिंग इज द करेक्ट आंसर। सर रूटिंग में क्या होता है? फ्लो लाइंस जो होती है वो फिक्स की जाती है, मतलब इसके बाद ये लाइन काम करेगी, इसके बाद ये लाइन पे काम होगा, इसको बोला जाता है रूटिंग। डिसाइड करना, रूट डिसाइड करना कि ये प्रोडक्ट यहां पे इतना बनने के बाद इस लाइन पे जाएगा, उसके बाद उस लाइन पे जाएगा, देन फाइनली फिनिश होके पैकेजिंग डिपार्टमेंट पे पैकेट होके खत्म, फिनिश हो जाएगा। तो फिक्सिंग फ्लो लाइन इन प्रोडक्शन इज नॉन एज रूटिंग। नेक्स्ट 20, द मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इन कंटिन्यूअस प्रोडक्शन इज, जब आप कंटिन्यूअस प्रोडक्शन करते हो तो उसमें मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट जो है वो पर यूनिट हाईएस्ट रहती है कंपेयर टू अदर सिस्टम, लोअर होती है देन अदर सिस्टम, नेग्लिजिबल होती है या कैन नॉट से? सर कंटिन्यूअस प्रोडक्शन में ये आपको हायर देखने को मिलेगी, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन में ये आपको लोअर देखने को मिलेगी, तो लोअर देन अदर सिस्टम इसका आंसर होता है। क्योंकि कंटिन्यूअस प्रोडक्शन में क्या होता है? कंटिन्यूअस प्रोडक्शन में प्रोडक्शन चलता रहता है, तो आप बल्क में कहीं ना कहीं प्रोडक्ट बनाते हो, जिसकी वजह से आपकी जो कॉस्ट पर यूनिट है वो आपको कम देखने को मिलेगी। बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 21, टोटल स्टेशन टाइम डिवाइडेड बाय साइकिल टाइम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वर्क स्टेशन मल्टीप्लाई बाय 100 इज नॉन एज, ये किसका फॉर्मूला है? टोटल स्टेशन टाइम डिवाइडेड बाय साइकिल टाइम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वर्क स्टेशन इनटू 100, ये किसका फॉर्मूला है? क्या ये लाइन एफिशिएंसी का फॉर्मूला है? क्या ये लाइन स्मूथनेस का फॉर्मूला है? क्या ये बैलेंस डिले ऑफ लाइन का फॉर्मूला है? या फिर ये स्टेशन एफिशिएंसी का फॉर्मूला है? तो सर ये फॉर्मूला है लाइन एफिशिएंसी का। अगर आपको लाइन एफिशिएंसी मेजर करनी हो तो फॉर्मूला है टोटल स्टेशन टाइम डिवाइडेड बाय साइकिल टाइम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वर्क स्टेशन और फाइनली परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट 22, टेम्परिंग इज ए प्रोसेस ऑफ, हम टेम्परिंग करते हैं तो ये किसका प्रोसेस है? क्या हम टेम्परिंग से
किसी चीज को ज्वाइन करते हैं, या ये कोई हीट ट्रीटमेंट की प्रोसेस है, या ये कोई सरफेस ट्रीटमेंट की प्रोसेस है, या ये कोई फॉर्मिंग की प्रोसेस है। तो सर हम पढ़ते हैं ऑपरेशंस मैनेजमेंट में कि टेम्परिंग जो है वो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होती है। तो आपका जो फाइनल आंसर है दैट विल बी बी, हीट ट्रीटमेंट। नेक्स्ट 23, फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग, जब हम प्रोडक्शन प्लानिंग करते हैं तो क्या हम शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग करते हैं, मीडियम टर्म फोरकास्टिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग करते हैं, या फिर फोरकास्टिंग करते ही नहीं है? तो सर प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए, प्रोडक्शन देखो हम शॉर्ट टर्म के लिए ही देख सकते हैं कि भाई अगर अप्रैल चल रहा है तो मई जून जुलाई। अगर मैं कहूं 2 साल के बाद का प्रोडक्शन, तो 2 साल के बाद का प्रोडक्शन अगर आप एस्टिमेट करने बैठोगे उसमें रिस्क ज्यादा है, उसमें इनएक्यूरेसी ज्यादा होगी। अगले महीने का करना हो सर, इस महीने के बेसिस पे मैं अगले महीने का इजीली कर सकता हूं। तो शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग जो है वो यूजफुल होती है। ए विल बी योर करेक्ट आंसर, फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग इज यूजफुल। नेक्स्ट 24, शेड्यूलिंग शोज, शेड्यूलिंग क्या शो करता है? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आंसर इज नो। मटेरियल की कॉस्ट को दिखाता है शेड्यूलिंग, सर आंसर इज नो। विच रिसोर्स शुड डू विच जॉब एंड व्हेन, बिल्कुल सर शेड्यूलिंग का काम है कि कौन सा रिसोर्स किस जॉब पे यूज होगा और कब यूज होगा, कब यूज होगा। टाइम तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि सर शेड्यूलिंग में टाइम फिक्स किया जाता है एक ऑपरेशन में कि भाई कब काम शुरू होना है, कब फिनिश होना है। बिल्कुल इसी तरीके से शेड्यूलिंग में ये भी डिसाइड होता है कि कौन सा रिसोर्स किस जॉब में और कब यूज होना है। तो सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। डी की अपने को जरूरत ही नहीं है, फ्लो लाइन ऑफ मटेरियल इंडिकेशन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, लीनियर प्रोग्रामिंग। एलपी का जो आप चैप्टर पढ़ते हो, लीनियर प्रोग्रामिंग जो हम चैप्टर पढ़ते हैं, तो लीनियर प्रोग्रामिंग इज ए टेक्निक यूज फॉर डिटरमाइन। लीनियर प्रोग्रामिंग आप प्रोडक्शन प्रोग्राम में यूज करते हो, प्लांट लेआउट के लिए यूज करते हो, प्रोडक्ट मिक्स के लिए यूज करते हो, या मैन्युफैक्चरिंग सीक्वेंस के लिए यूज करते हो। तो सर लीनियर प्रोग्रामिंग जो है वो हम ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स डिसाइड करने के लिए यूज करते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज की हमेशा एक लिमिटेशन होती है, तो हम उस रिसोर्सेज को किस तरीके से प्रोडक्शन में यूज करें ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट मैक्सिमम टू मैक्सिमम मिले। तो लीनियर प्रोग्रामिंग इज ए टेक्निक यूज फॉर डिटरमाइनिंग प्रोडक्ट मिक्स। सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 26, द इफेक्टिव कैपेसिटी इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। कहते हैं इफेक्टिव कैपेसिटी, ये जो 4 फैक्टर गिवन है इनमें से कौन से फैक्टर से इंफ्लुएंस नहीं होती? ए है फोरकास्ट ऑफ डिमांड, बी है प्लांट एंड लेबर एफिशिएंसी, सी है सब कॉन्ट्रैक्टिंग, और डी है नन ऑफ द अबव। तो सर जब हम पढ़ते हैं कि इफेक्टिव कैपेसिटी कौन कौन से फैक्टर से इंफ्लुएंस होती है, तो वहां पे ना तो फोरकास्ट ऑफ डिमांड है, ना प्लांट एंड लेबर एफिशिएंसी है, ना सब कॉन्ट्रैक्टिंग है। तो आपका यहां पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, नन ऑफ द अबव। डी विल बी योर फाइनल आंसर, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट वन 27, key aspect in process strategy does not include which of the following? की एस्पेक्ट इन प्रोसेस स्ट्रेटजी, जब हम प्रोसेस स्ट्रेटजी के की एस्पेक्ट की बात करते हैं तो कौन सा उसमें इंक्लूड नहीं है? सर मेक और बाय डिसीजन कवर होता है, कैपिटल इंटेंसिटी भी कवर होता है, प्रोसेस फ्लेक्सिबिलिटी भी कवर होता है, पैकेजिंग वहां पे नहीं लिखा हुआ। तो सर डी विल बी योर करेक्ट आंसर कि प्रोसेस स्ट्रेटजी के जो की एस्पेक्ट है पैकेजिंग उनमें नहीं है, पैकेजिंग उनमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, the example of worker involvement as a recent trend in production or operation management is। कहते हैं वर्कर का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए प्रोडक्शन और ऑपरेशन में। ये क्या है? क्या ये एससीएम है, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट है, क्या ये जस्ट इन टाइम है, क्या ये क्वालिटी सर्कल है, या फिर ये एमआरपी है? सर क्वालिटी सर्कल होता है। अगर आप वर्कर का इन्वॉल्वमेंट लेकर चलोगे तो कहीं ना कहीं आप बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हो।
So the example of worker involvement as a recent trend in production or operation management is quality circle. Final answer C. Next 29. Production planning in the intermediate range of time is termed as. अगर हम इंटरमीडिएट रेंज ऑफ टाइम के लिए प्रोडक्शन प्लानिंग करते हैं तो इसको क्या बोला जाता है? प्रोडक्शन प्लानिंग बोलते हो? नहीं. लॉन्ग रेंज प्रोडक्शन प्लानिंग. सर इंटरमीडिएट है, लॉन्ग रेंज कैसे हो सकता है? शेड्यूलिंग. सर शेड्यूलिंग तो अलग चीज है जो कि हमें स्टार्टिंग टाइम एंड फिनिशिंग टाइम ऑफ जॉब बताता है. कौन सा रिसोर्स किस जॉब में कब यूज करना है वो बताता है. एग्रीगेट प्लानिंग बोलते हैं सर इसको. जब आप प्रोडक्शन प्लानिंग करते हो इंटरमीडिएट रेंज ऑफ टाइम के लिए, एक मीडियम टाइम के लिए, तो उसको एग्रीगेट प्लानिंग बोला जाता है. फाइनल आंसर आपका डी है, एग्रीगेट प्लानिंग. नेक्स्ट 30th. प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज यूजफुल इन रिड्यूसिंग. जब आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हो तो इससे आप रिड्यूस कर पाते हो क्या? इंस्पेक्शन की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रीमेच्योर रिप्लेसमेंट, शटडाउन कॉस्ट, या फिर सेटअप कॉस्ट ऑफ मशीन. तो सर जब आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं मशीनों का तो उसकी वजह से मशीनें कम खराब होती है, ब्रेकडाउन कम होता है. सिंपल सी मैं बात करूं, जब मशीन का ब्रेकडाउन कम होता है तो हमारी शटडाउन कॉस्ट कम आती है. तो सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है. दैट इज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज यूजफुल इन रिड्यूसिंग शटडाउन कॉस्ट. 16 से लेकर 30 तक एक बार आप एमसीक्यूज रीड करके देखो, देन हम आगे 31 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि थोड़े थोड़े एमसीक्यू पढ़ते रहेंगे तो आपको चीजें याद होती रहेगी. Next 31, question number 31. Which one of the following standards is associated with the quality assurance in production and installation? क्वालिटी एश्योरेंस इन प्रोडक्शन एंड इंस्टॉलेशन को कौन सा स्टैंडर्ड है जो एसोसिएटेड है? ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003 या फिर ISO 9004? कौन सा है सर? ये है बी. ISO 9002 जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस को इंडिकेट करता है. अगर किसी प्रोडक्ट पे आपको ISO 9002 लिखा हुआ मिले तो समझ जाना यहां पे ये जो है सर्टिफाइड है कि भाई हाँ ये प्रोडक्ट क्वालिटेटिव प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की क्वालिटी में किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया होगा. नेक्स्ट 32. नंबर ऑफ प्रोडक्ट वैरायटीज दैट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इन जॉब प्रोडक्शन इज. अगर आप कर रहे हो जॉब प्रोडक्शन तो सर जॉब तो कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली होता है. तो नंबर ऑफ वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट वैरायटीज वहां पे काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगी. लार्ज वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट होंगे क्योंकि हर कस्टमर अपने स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली आपको माल बनाने के बोलेगा, आप बना के दोगे, तो लार्ज वैरायटीज वहां पे आप बनाते हो. नेक्स्ट 33. इन जनरल नंबर ऑफ प्रोडक्ट वैरायटीज दैट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इन फ्लो प्रोडक्शन. जब आप फ्लो प्रोडक्शन में कोई जनरल प्रोडक्ट बनाते हो, जनरल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, तो वहां पे वैरायटीज कितनी होती है? 1, 10 to 20, लार्ज वैरायटी 5 ओनली. सर फ्लो प्रोडक्शन अगर आप कर रहे हो तो एक सिंगल तरीके का ही प्रोडक्ट आप बना सकते हो, 1 ओनली.
क्योंकि सिंपल सी बात यह है, एक प्रोडक्ट बनाने का फ्लो चल रहा है। अब मान लो वहां पे फ्लो चल रहा है एक साबुन बनाने का, तो क्या उसी फ्लो में आप शैम्पू भी बना दोगे? सर आंसर इज नो। उस फ्लो में आप केवल और केवल साबुन ही बना सकते हो, किसी भी तरीके का कोई दूसरा प्रोडक्ट बना ही नहीं पाओगे। आंसर होगा ए, वन ओनली। नेक्स्ट 34, जनरली द साइज ऑफ द ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन इन जॉब प्रोडक्शन। देखो जैसे हमने अभी कहा कि भाई जॉब प्रोडक्शन में कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली माल बनता है, तो एक कस्टमर आपको ऑर्डर का साइज स्मॉल देगा, लार्ज देगा, मीडियम देगा या वेरी लार्ज देगा। तो सर कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली जो काम होता है वो हमेशा ऑर्डर का साइज स्मॉल होता है। भाई मैं एक कस्टमर एक फर्नीचर की शॉप पे गया, मैंने बोला बेड बनवाने हैं, मैं कोई 50 बेड थोड़ी ना बनवा लूंगा। क्यों? घर में रखने के लिए जगह तो 3-4 बेड की ही होती है। तो इन एनी केस वहां पे नॉर्मली क्या देखने को मिलेगा आपको? स्मॉल ऑर्डर साइज देखने को मिलते हैं। आंसर होगा ए, स्मॉल। नेक्स्ट 35, जनरली इन कंटिन्यूअस प्रोडक्शन, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन चलता रहता है, हम वेट नहीं करते कस्टमर आएगा माल मांगेगा। द प्रोडक्शन इज कैरिड आउट टू कस्टमर ऑर्डर। सर नहीं, कस्टमर को तो हम देखते ही नहीं, हम माल बनाते रहते हैं, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन चलता रहता है। गवर्नमेंट ऑर्डर ओनली, गवर्नमेंट का तो कोई मतलब ही नहीं है। वो स्टॉक एंड सप्लाई, सर ये हम प्रोडक्शन करते रहते हैं, स्टॉक भरते रहते हैं, जैसे डिमांड आती रहती है कस्टमर को डालते रहते हैं, बेचते रहते हैं। फ्यू रिच कस्टमर, सर फ्यू रिच कस्टमर से भी हमें कोई मतलब नहीं है। कंटिन्यूअस प्रोडक्शन में हम प्रोडक्शन करते रहते हैं, स्टॉक में माल डालते रहते हैं, माल बिकता रहता है। तो फर्स्ट स्टॉक एंड सप्लाई। नेक्स्ट 36, इन्वेंट्री कॉस्ट पर प्रोडक्ट इन इंटरमीडिएट प्रोडक्शन। इंटरमीडिएट प्रोडक्शन अगर आप कर रहे हो तो सर इन्वेंट्री कॉस्ट आपको पड़ेगी ज्यादा। ए, इन्वेंट्री कॉस्ट पर प्रोडक्ट इन इंटरमीडिएट प्रोडक्शन इज हाई। ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 37, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन साइकिल इज। प्रोडक्शन साइकिल का पहला स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? क्या आप प्रोडक्शन साइकिल में सबसे पहले प्रोडक्ट डिजाइन करते हो, या प्रोडक्शन प्लानिंग करते हो, या रूटिंग कर देते हो, मतलब फ्लो ही डिसाइड कर देते हो, या मार्केट रिसर्च? सर सबसे पहले मार्केट रिसर्च होता है कि आप जो प्रोडक्ट लॉन्च करने की सोच रहे हो क्या मार्केट में उसकी डिमांड है भी कि नहीं है। सबसे पहले मार्केट रिसर्च होती है, उसके बाद डिजाइनिंग, प्लानिंग, ये सब चीजें आएगी। तो डी जो है दैट विल बी योर करेक्ट आंसर, मार्केट रिसर्च। नेक्स्ट 38, preferred numbers are used to determine the number of varieties that are to be manufactured, या फिर to the test the design of the product, या फिर to ascertain the quality level of the product, या फिर to evaluate the production cost। तो preferred numbers जो है, preferred numbers जो है वो यूज किए जाते हैं to determine the number of varieties that are to be manufactured। कि कंटिन्यूअस प्रोडक्शन में हम फ्यू वैरायटीज रखते हैं, जॉब प्रोडक्शन में लार्ज वैरायटीज होती है। तो प्रेफर्ड नंबर्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वैरायटीज दैट आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड। ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 39, द एक्ट ऑफ असेसिंग द फ्यूचर। फ्यूचर को एसेस करना, एस्टिमेट करना, एंड मेक प्रोविजन, और फ्यूचर के लिए प्रोविजन बनाना, फॉर इट इज नॉन एज, इसको क्या बोला जाता है? प्लानिंग, फोरकास्टिंग, असेसमेंट या शेड्यूलिंग। सर फ्यूचर के लिए एसेस करना और प्रोविजन बनाना फोरकास्टिंग की डेफिनेशन है। बी विल बी योर करेक्ट आंसर, बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, फॉर ए मार्केटिंग मैनेजर, एक मार्केटिंग मैनेजर के लिए द सेल्स फोरकास्ट इज। एक मार्केटिंग मैनेजर के लिए सेल्स फोरकास्ट का क्या मतलब है? एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट ऑफ यूनिट सेल्स और ए स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड। सर आंसर तो ठीक है, मार्केटिंग मैनेजर के लिए सेल फोरकास्ट का मतलब ही होता है कि फ्यूचर पीरियड में कितनी नंबर ऑफ यूनिट हम बेच पाएंगे। तो ए करेक्ट आंसर है वैसे तो। बाकी भी अगर मैं रीड करूं तो अरेंजिंग द सेल्समैन टू डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द मार्केट। सर मार्केटिंग मैनेजर को उससे कोई मतलब नहीं है। टू डिस्ट्रीब्यूट द गुड्स थ्रू ट्रांसपोर्ट टू सेटिस्फाई द मार्केट डिमांड। सर ट्रांसपोर्ट से भी उसको कोई मतलब नहीं है। टू प्लान द सेल मेथड
सर कोई मतलब नहीं है। मार्केटिंग मैनेजर के लिए सेल्स फोरकास्ट, सेल फोरकास्ट मतलब फ्यूचर के लिए एस्टिमेट ऑफ डिमांड करना कि क्या माल, हम कितना माल बेच सकते हैं। ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 41, द टाइम हॉरिजॉन सिलेक्टेड फॉर फोरकास्टिंग डिपेंड्स ऑन। आप करने जा रहे हो फोरकास्टिंग, आप डिसाइड करने वाले हो कि सर मैं फोरकास्टिंग 1 महीने के लिए करूं, 1 साल के लिए करूं कि 10 साल के लिए करूं। टाइम हॉरिजॉन डिसाइड करने वाले हो आप फोरकास्टिंग के लिए, तो वो किस पे डिपेंड करता है? सेलिएबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट पे, सेलिंग कैपेसिटी ऑफ द सेल्समैन की कैपेसिटी पे, पर्पज फॉर विच फोरकास्ट इज मेड, टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन साइकिल। तो सर टाइम हॉरिजॉन जो सिलेक्ट किया जाता है फोरकास्टिंग के लिए, वो डिपेंड इस बात पे करता है कि आप फोरकास्टिंग क्यों कर रहे हो। प्रोडक्शन के लिए कर रहे हो, सेल के लिए कर रहे हो, अपनी गुडविल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, पर्पज क्या है फोरकास्टिंग करने का, इस पे डिपेंड करेगा कि मुझे फोरकास्टिंग कितने टाइम पीरियड के लिए करनी चाहिए। तो टाइम हॉरिजॉन सिलेक्टेड फॉर फोरकास्टिंग डिपेंड्स ऑन द पर्पज फॉर विच फोरकास्टिंग इज मेड। नेक्स्ट 42, इन जनरल मीडियम रेंज फोरकास्टिंग पीरियड विल बी अप्रोक्सीमेटली। मीडियम रेंज फोरकास्टिंग का जो पीरियड होता है वो कितना लिया जाता है? 5 से 10 साल, 2 से 3 साल, 2 से 3 दिन, 3 से 6 महीने, या फिर 10 से 20 साल। तो 3 से 6 महीने का जो पीरियड है उसको मीडियम रेंज फोरकास्टिंग पीरियड बोला जाता है। तो वो तो याद होना चाहिए कि मीडियम रेंज फोरकास्टिंग पीरियड 3 से 6 महीने होता है। नेक्स्ट 43, द रेंज ऑफ लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग पीरियड मे बी अप्रोक्सीमेटली। अगर आप कह रहे हो लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग पीरियड, तो वो कितना टाइम पीरियड होता है? 1 से 2 वीक, 2 से 3 महीने, 1 साल, या 5 साल से ज्यादा। सर लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग पीरियड होता है 5 साल से ज्यादा। तो अबव 5 years इज कवर्ड इन लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग पीरियड। नेक्स्ट 44, टू प्लान फॉर फ्यूचर मैन पावर रिक्वायरमेंट। आप फ्यूचर की मैन पावर रिक्वायरमेंट को प्लान कर रहे हो, शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग यूज करोगे, लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग यूज करोगे, मीडियम रेंज फोरकास्टिंग यूज करोगे, या फिर देर इज नो नीड टू यूज फोरकास्टिंग एज फ्यूचर इज अनसर्टन। तो सर फोरकास्टिंग तो देखो हम करते हैं, तो डी तो गलत आंसर है। बात है शॉर्ट टर्म, लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज, कौन सा? सर मैन पावर, जो मैन पावर होते हैं, इंप्लॉइज होते हैं, हम देखो शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल नहीं सोचते कि भाई 3 से 6 महीने काम करा के निकाल देना है। हम चाहते हैं वर्कर काम सीखे और लॉन्ग टर्म में हमारे पास यहां पे काम करे, क्योंकि एक टाइम के बाद वर्कर एक्सपीरियंस्ड हो जाता है और एक्सपीरियंस्ड वर्कर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम हमेशा लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग जो है वो यूज करते हैं टू प्लान फॉर फ्यूचर मैन पावर रिक्वायरमेंट के लिए। बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 45, लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग इज यूजफुल। लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग यूजफुल होती है कब? इन प्लान फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टू शेड्यूल जॉब्स इन जॉब प्रोडक्शन, इन परचेजिंग द मटेरियल टू मीट द प्रेजेंट प्रोडक्शन डिमांड, या टू एसेस मैन पावर रिक्वायर्ड इन द कमिंग मंथ। यहां पे लिखा हुआ है, तो सर यहां पे कमिंग मंथ लिखा हुआ है, तो कमिंग मंथ में तो लॉन्ग रेंज नहीं होगा, लॉन्ग रेंज तो हम 5-6 साल लेके चलते हैं। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो प्लानिंग है वो आप कह सकते हो लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग इज यूजफुल। डी हो सकता था अगर ये कमिंग मंथ नहीं लिखा हुआ होता तो, क्योंकि कमिंग मंथ जैसे ही लिखा सर वो शॉर्ट टर्म हो गया। तो लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग इज यूजफुल इन प्लान फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्योंकि R&D जो आप करते हो उसके बेनिफिट आपको शॉर्ट टर्म में मिलने ही नहीं है। R&D के बेनिफिट आपको मिलते ही हमेशा लॉन्ग टर्म में ही है। तो ए विल बी योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ने से पहले आई विल सजेस्ट यू 31 से लेकर 45 तक एक बार आप रीड करके देखिए, देन हम आगे कंटिन्यू करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, मीडियम रेंज फोरकास्टिंग इज यूजफुल इन, मीडियम रेंज फोरकास्टिंग इनमें से किसमें यूजफुल होती है? टू एसेस द लोडिंग कैपेसिटी ऑफ द मशीन, सर मशीन की लोडिंग कैपेसिटी के लिए शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग की जाती है। टू परचेज ए मटेरियल फॉर नेक्स्ट मंथ, सर नेक्स्ट मंथ के परचेज की मटेरियल की बात करें, अगेन शॉर्ट टर्म। टू प्लान फॉर कैपेसिटी एडजस्टमेंट, हमारी जो कैपेसिटी है उसमें अगर हम एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कैपेसिटी कम या ज्यादा, उसके लिए प्लानिंग। या फिर टू डिसाइड वेदर टू रिसीव प्रोडक्शन ऑर्डर और नॉट, सर प्रोडक्शन ऑर्डर रिसीव करना या ना करना वो भी आपको एक इमीडिएटली डिसीजन लेना है, शॉर्ट टर्म होता है। तो बाकी सबके लिए शॉर्ट टर्म है। सी जो है उसमें आप मीडियम रेंज फोरकास्टिंग यूज कर सकते हो अपनी कैपेसिटी को एडजस्ट करने के लिए, कि हमें अपनी कैपेसिटी को कम करना है ज्यादा करना है, वो आप मीडियम रेंज में फोरकास्ट कर सकते हो। सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज 47, टू डिसाइड वर्कलोड फॉर मैन एंड मशीन। अभी अभी मैंने ऊपर बोला कि जो मशीन का लोड है उसके लिए शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग की जाती है, तो यहां पे बी आपका करेक्ट आंसर होगा। शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग यूज की जाती है ये डिसाइड करने के लिए कि हमारे पास जो मशीन और मैन्स है उन पे क्या वर्कलोड डाला जाए, उन पे क्या काम करवाया जाए। सर शॉर्ट टर्म में हम डिसाइड कर लेते हैं, ऐसा तो नहीं है कि 3 महीने बाद का अभी से डिसाइड करने लग जाएंगे कि भाई 3 महीने बाद उससे क्या काम करवाना है। आंसर इज नो, बी विल बी योर करेक्ट आंसर। शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग इज यूज्ड। नेक्स्ट 48, इंपॉर्टेंट फैक्टर इन फोरकास्टिंग प्रोडक्शन, जब आप प्रोडक्शन फोरकास्टिंग करते हो तो कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है? एनवायरमेंटल चेंजेस, अवेलेबल कैपेसिटी ऑफ मशीन्स, डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर, चेंजेस इन द प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। सर फोरकास्टिंग प्रोडक्शन के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है हमारे पास क्या कैपेसिटी अवेलेबल है, अवेलेबल कैपेसिटी ऑफ मशीन। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, बी। नेक्स्ट 49, एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी और प्रोसेस टू द रॉ मटेरियल टू ऐड यूज वैल्यू। मैं रॉ मटेरियल पे टेक्नोलॉजी यूज करता हूं या उस पर कोई प्रोसेस करता हूं ताकि उसकी वैल्यू में एडिशन हो, इसको क्या बोला जाए? प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी या कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस। सर इसको बोला जाता है प्रोडक्शन। रॉ मटेरियल पे जब मैं कोई टेक्नोलॉजी या प्रोसेस अप्लाई करके उसमें एडिशन ऑफ वैल्यू करता हूं तो क्या बन के आता है मेरे पास? प्रोडक्ट। बट उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? सर प्रोडक्शन। तो फाइनल आंसर आपका बी, प्रोडक्शन। नेक्स्ट 50, इन प्रोडक्शन बाय डिसइंटीग्रेशन द मटेरियल अंडरगोज चेंज इन इकोनॉमिक वैल्यू ओनली, चेंज इन फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, चेंज इन टेक्नोलॉजी ओनली और नन ऑफ द अबव। जब आप प्रोडक्शन करते हो बाय डिसइंटीग्रेशन तो मटेरियल जो है उसमें केवल इकोनॉमिक वैल्यू में चेंज आता है या फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में भी चेंज आता है, टेक्नोलॉजी में या नन ऑफ द अबव? तो सर आंसर है बी। जब हम प्रोडक्शन करते हैं बाय डिसइंटीग्रेशन तो जो मटेरियल है उसमें शेप में भी चेंज आता है, मतलब फिजिकली वो भी चेंज हो जाता है और साथ में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। जैसे एक लकड़ी है, लकड़ी पे जब आप प्रोडक्शन करते हो सिंपल उसको एक टेबल बना देते हो तो मतलब उसका फिजिकल जो शेप है वो भी चेंज हो गया, साथ में उसकी जो यूटिलिटी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो भी चेंज हो जाती है। केवल लकड़ी पे तो मैं आपको यूज करके नहीं पढ़ा सकता, लेकिन जब एक टेबल बन गई, उसकी चेयर बन गई, तो मैं उसको यूज करके आपको टीच कर सकता हूं। बी विल बी योर करेक्ट आंसर, चेंजेस इन फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट 51, in production by service, in production by service the product undergoes the changes in, जब प्रोडक्शन बाय सर्विस किया जाता है तो क्या उसकी वजह से शेप और साइज ऑफ द सरफेस में चेंज आता है? शेप ऑफ द सरफेस ओनली, साइज ऑफ द सरफेस ओनली या फिर केमिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज? तो सर जब आप कोई सर्विस देते हो, किसी प्रोडक्ट पे कोई सर्विस की जाती है, उस पे कोई काम किया जाता है, तो उससे उसकी शेप में भी चेंज आ सकता है, उसके साइज में भी चेंज आ सकता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी चेंज आता है। तो यहां पे सब कुछ मिक्सअप है। शेप एंड साइज सर होता तो है, शेप
केवल शेप लिखने की जरूरत ही नहीं है, जब शेप और साइज दोनों में चेंज होता है, केवल साइज भी लिखने की जरूरत नहीं है, बट कैरेक्टरिस्टिक्स में भी चेंज आता है। तो लास्ट ऑप्शन है केमिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज आना। तो सर जब आप किसी प्रोडक्ट पे कोई सर्विस अपना एफर्ट अप्लाई करते हो तो उससे उसके केमिकल मतलब एक तरीके से शेप वगैरह में चेंज आता है, साथ में कैरेक्टरिस्टिक्स में भी चेंज आता है। तो यहां पे ए और डी में कंफ्यूजन है, बट जो बेस्ट आंसर है वो है आपका डी, क्योंकि प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, और जब किसी प्रोडक्ट पे कोई सर्विस की जाती है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में तो इन एनी केस चेंजेस आते ही आते हैं। तो डी जो है वो बेस्ट आंसर है, यहां पे डी विल बी फाइनल आंसर। नेक्स्ट 52, यूज ऑफ एनी प्रोसेस और प्रोसीजर designed to transform a set of input element into a set of output element is known as। जब आप इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हो और उसके लिए कोई प्रोसेस या प्रोसीजर डिजाइन की जाती है तो उसको क्या बोले, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट टू आउटपुट, या प्रोडक्शन, या टेक्नोलॉजी चेंज। सर इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते वक्त जो भी आप प्रोसेस वगैरह फॉलो करते हो उसको प्रोडक्शन बोला जाता है, कि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। हम बिल्कुल ये नहीं बोलते कि हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी चेंज कर रहे हैं, नहीं, हम कहते हैं हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। उस प्रोडक्शन में टेक्नोलॉजी भी हम यूज करते हैं, प्रोसेस भी यूज करते हैं। फाइनल आंसर आपका सी होगा, प्रोडक्शन। नेक्स्ट 53, कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट इज नॉन एज। सर ये पहले भी क्वेश्चन आया था, इट इज नॉन एज इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना ऑपरेशंस मैनेजमेंट की डेफिनेशन है। बी विल बी योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट 54, द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट इज। प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट का डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है, सिंपल सी मैं बात करूं तो, यूज चीप मशीनरी टू प्रोड्यूस, टू ट्रेन अनस्किल्ड वर्कर्स टू मैन्युफैक्चर गुड्स परफेक्टली, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, या टू अर्न गुड प्रॉफिट। सर सारे साइड में है, ए और बी तो बिल्कुल ही बेकार लगते हैं, डी किसी को लग सकता है प्रॉफिट कमाना, लेकिन प्रॉफिट एक अनदर ऑब्जेक्टिव होता है। मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो होता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है हम उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करें ताकि अपने आप ही मैक्सिमम प्रॉफिट अपने को जनरेट होंगे। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज इज द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, क्योंकि जब ये सी होगा तो डी ऑटोमेटिक आपको अचीव होता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 55, द स्कोप ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इज। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल जो हम टॉपिक पढ़ते हैं पूरा का पूरा, उसका स्कोप क्या है? क्या ये लिमिटेड टू प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट ओनली, केवल प्रोडक्ट पे अप्लाई होता है? लिमिटेड टू प्रोडक्शन ऑफ सर्विस ओनली, क्या वो केवल सर्विस पे अप्लाई होता है? लिमिटेड टू प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज एंड प्रोडक्ट ओनली, क्या वो केवल सर्विस और प्रोडक्ट पे अप्लाई होता है? या अनलिमिटेड, कैन बी अप्लाई टू एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी? सर प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इज वेरी वाइड, इसका स्कोप अनलिमिटेड है, आप कहीं पे भी किसी भी एक्टिविटी के लिए प्लानिंग एंड कंट्रोल एक्टिविटी यूज कर सकते हो। प्रोडक्शन वर्ड से कंफ्यूज नहीं मत होना कि प्रोडक्शन का मतलब केवल प्रोडक्ट होता है, नहीं सर, प्रोडक्शन का मतलब हमारा कोई भी एफर्ट प्रोडक्शन की डेफिनेशन में कवर हो सकता है। डी विल बी योर फाइनल आंसर, स्कोप ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इज अनलिमिटेड, इट कैन बी अप्लाइड टू एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी। नेक्स्ट 56, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम often produces a standardized product in large volumes, substandard product in large volume, product and service in limited volume। सर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो है उसको वॉल्यूम से तो कोई मतलब ही नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट बनाता है, और वो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट लो वॉल्यूम में भी हो सकते हैं, हाई वॉल्यूम में भी हो सकते हैं, लार्ज वॉल्यूम में भी हो सकते हैं। ए इज द करेक्ट आंसर, manufacturing system often produces a standardized product। Next 57, the difference between product system and project system is। एक होता है प्रोडक्ट सिस्टम, एक होता है प्रोजेक्ट सिस्टम, क्या फर्क है दोनों में? प्रोजेक्ट सिस्टम द इक्विपमेंट एंड मशीनरी आर फिक्स्ड, whereas in product system they are movable। सर आंसर इज नो।
प्रोडक्ट सिस्टम में मशीनरी और इक्विपमेंट फिक्स होते हैं और प्रोजेक्ट सिस्टम में दे आर नॉट फिक्स। आंसर इज यस। सर प्रोडक्ट सिस्टम जो होता है उसमें मशीनरी और इक्विपमेंट जो है वो फिक्स होते हैं कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए ये इक्विपमेंट और मशीनरी यूज होनी है। जबकि जो प्रोजेक्ट सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, अलग अलग सिचुएशन होती है कि इस प्रोजेक्ट में ये इक्विपमेंट ये मशीनरी यूज होगी, इस प्रोजेक्ट में ये यूज होगी, तो वहां पे वो फिक्स नहीं होती क्योंकि हर प्रोजेक्ट में सेम तरीके का इक्विपमेंट और मशीनरी यूज होना पॉसिबल नहीं होता। तो बी करेक्ट आंसर है। आगे आप रीड करना चाहो कर सकते हो। सी ऑप्शन है प्रोजेक्ट सिस्टम प्रोड्यूसेस ओनली स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट। सर नहीं, प्रोडक्ट सिस्टम जो होता है उसमें स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट होते हैं, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। सी प्रोडक्ट कैन नॉट बी स्टॉक्ड। सर प्रोडक्ट को स्टॉक क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते। तो सी और डी तो टोटली इरेलीवेंट है। कंफ्यूजन ए और बी में हो सकता है, तो अपने को सिंपल याद रखना है सर प्रोडक्ट सिस्टम में तो मुझे पता है ये प्रोडक्ट बनाना है तो इसमें ये इक्विपमेंट और मशीनरी यूज होनी है। प्रोजेक्ट अलग अलग होते हैं तो हर प्रोजेक्ट में अलग अलग तरीके के इक्विपमेंट और मशीनरी यूज होती है। बी विल बी योर फाइनल आंसर, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 58, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट टू द कंज्यूमर फ्रॉम एफिशिएंट प्रोडक्शन सिस्टम इज। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन सिस्टम एफिशिएंट है तो इससे कंज्यूमर को क्या बेनिफिट होगा? ही कैन सेव मनी, he will have product of his choice easily available, he gets increased use value in the product, he can get the product on credit. Sir C is the correct answer। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट सिस्टम एफिशिएंट होता है, एफिशिएंट प्रोडक्ट सिस्टम का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के पास जो रिसोर्सेज है वो उसको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करती है। जब वो बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करती है मतलब जो उसके पास रिसोर्सेज है उसको बेस्ट यूटिलाइज उन्होंने किया है, तो कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कंज्यूमर को मिलेगा। तो ही गेट्स इंक्रीज्ड यूज वैल्यू इन द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की जो यूज वैल्यू होगी, प्रोडक्ट का जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगा कस्टमर को, वो उसको ज्यादा मिलेगा। सी विल बी द फाइनल आंसर। नेक्स्ट 59, two important functions that are to be done by production department are। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो फंक्शंस, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है? ए फोरकास्टिंग, बी कॉस्टिंग, सी शेड्यूलिंग एंड लोडिंग, डी इंस्पेक्टिंग। सर ये अगर आपको आता नहीं होगा तो भी आप करेक्ट आंसर दे दोगे क्योंकि ए बी और डी में तो फंक्शन ही एक लिखा हुआ है, जबकि ये पूछ रहा है टू इंपॉर्टेंट फंक्शन। तो टू इंपॉर्टेंट फंक्शन सी में ही है, शेड्यूलिंग और लोडिंग, और यही दो फंक्शन होते हैं दैट आर टू बी डन बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 60, द एक्ट ऑफ रिलीजिंग द प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज नॉन एज। जब आप प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट रिलीज करते हो टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इट इज नॉन एज डिस्पैचिंग। सी इज द करेक्ट आंसर, इसको डिस्पैचिंग बोला जाता है। नेक्स्ट 61, the activity of specifying when to start the job and when to end the job is known as। सर शेड्यूलिंग होता है क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले भी कि शेड्यूलिंग किसके साथ डील करता है, स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग टाइम ऑफ ईच ऑपरेशन ऑफ द जॉब। बस उसी चीज को अब पहले डेफिनेशन लिख दी, अपने को बोला है कि ये डेफिनेशन किसकी है, शेड्यूलिंग की। नेक्स्ट 62, इन एन ऑर्गेनाइजेशन द प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट कम्स अंडर। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट होते हैं वो किसके अंडर में आते हैं? प्लानिंग डिपार्टमेंट में, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में, पर्सनल डिपार्टमेंट में या R&D डिपार्टमेंट में? सर प्लानिंग एंड कंट्रोल दोनों ही मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में आते हैं। बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 63, इन जॉब प्रोडक्शन सिस्टम, मतलब जॉब बेसिस पे आप प्रोडक्शन करते हो वो सिस्टम अगर आप फॉलो कर रहे हो, वी नीड मोर अनस्किल्ड लेबर, स्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर या ओल्ड पीपल। सर ओल्ड पीपल तो एक मजाक के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है। मोर अनस्किल्ड, सर ज्यादा अनस्किल्ड वर्कर होगा तो वो काम कैसे करेगा? सेमी स्किल्ड या स्किल्ड? सर अपने को चाहिए स्किल्ड वर्कर जो कि बेस्ट काम कर सके। तो जॉब प्रोडक्शन सिस्टम में स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत होती है। बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 64, इन कंटिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम
आप फॉलो कर रहे हो कंटिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, प्रोडक्ट बनाते हो, स्टॉक करते हो, बेचते हो। वी नीड जनरल पर्पज मशीन एंड स्किल्ड लेबर, स्पेशल मशीन टूल्स, हाईली स्किल्ड लेबर, सेमी ऑटोमेटिक मशीन एंड अनस्किल्ड लेबर, जनरल पर्पज मशीन एंड अनस्किल्ड लेबर। सर अगर आप कंटिन्यूअस प्रोडक्शन कर रहे हो, हमें चाहिए हाईली स्किल्ड वर्कर। और जो प्रोडक्ट आप बनाते हो कंटिन्यूअस प्रोडक्शन में, नॉर्मली क्या होता है, लिमिटेड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट आप बनाते हो, स्पेशल मशीन टूल्स की हमें जरूरत होती है जो हमारे प्रोडक्ट को बेटर तरीके से बनाए। बी विल बी योर करेक्ट आंसर, स्पेशल मशीन टूल्स एंड हाईली स्किल्ड वर्कर्स आर नीडेड इन कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम। और आज की क्लास का लास्ट एमसीक्यू, मोस्ट सुटेबल लेआउट फॉर जॉब प्रोडक्शन इज, जॉब प्रोडक्शन में मोस्ट सुटेबल लेआउट कौन सा है सर? प्रोसेस लेआउट होता है। सी विल बी योर करेक्ट आंसर। और ये हमारे एग्जाम में आया भी था, जो दिसंबर 2021 के एग्जाम हुए थे, उसमें ये पहला ही क्वेश्चन पूछा गया था, मोस्ट सुटेबल लेआउट फॉर जॉब प्रोडक्शन इज प्रोसेस लेआउट होता है। आप एक बार 46 से लेकर 65 तक एक बार रीड कर लीजिए, क्योंकि सारे के सारे एमसीक्यू एक साथ करने का यहां पे बेनिफिट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ओएम जो है, ऑपरेशन मैनेजमेंट जो है, वो एक टेक्निकल लैंग्वेज सब्जेक्ट है। सारे के सारे आप देख रहे हो थियोरिटिकल है। जब तक आप 3 से 4 बार ये एमसीक्यू रीड नहीं कर लोगे, तब तक आपको ये याद नहीं होने। 3 रिवीजन होने चाहिए आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। एमसीक्यूज अगर आपको याद रखने हैं, कम से कम 3 बार आपको इनको रीड करना पड़ेगा, तभी और तभी आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रख पाओगे। इवन मैं तो कहूंगा एग्जाम से जस्ट पहले वाले दिन आपको ये एमसीक्यू जरूर पढ़ के जाने हैं, क्योंकि एट द टाइम ऑफ एग्जाम अगर आप इनको नहीं पढ़ोगे तो कंफ्यूजिंग सी चीजें हैं काफी सारी, जिसकी वजह से वो मिक्सअप होने के चांसेस रहते हैं। तो थोड़ा थोड़ा अगर आप पढ़ोगे तो आपको चीजें याद रहेगी। इवन मैं तो कहता हूं आप डेली बेसिस पे 20 एमसीक्यू 25 एमसीक्यू रीड करो, आपको चीजें याद रहेगी। 25 एक दिन पढ़ो, दूसरे दिन 26 से स्टार्ट करने से पहले 25 एक बार रिवाइज कर लो, देन 26 से 50 पढ़ लो। देन नेक्स्ट डे 51 से स्टार्ट करने से पहले 5 मिनट लगा के 1 से लेकर 50 पढ़ लो, देन 51 से स्टार्ट करो, तो आपको चीजें ज्यादा याद रहेगी। और ये चीजें देखो सिंपल सी बात है, याद रखने वाली ही है, तभी और तभी आप एग्जाम में फटाफट अपने आंसर दे पाओगे। अंडरस्टैंडिंग लेवल यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप कहो कि सर मैं याद करके चीजों को लिख दूंगा, पॉसिबल नहीं है। 46 से लेकर 65 तक एक बार रीड करके देखो।
सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे क्लास। तो आज की क्लास में हमने 65 एमसीक्यू कवर कर लिए आउट ऑफ 127, मीन 62 एमसीक्यू अभी बाकी है। तो नेक्स्ट क्लास में हम वो 62 एमसीक्यू करेंगे। उसके बाद भी जो एसएक्यू है, लाइक जिसमें मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स वगैरह पूछे जाते हैं, देन हम थर्ड क्लास से वो स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा टारगेट होगा बैलेंस 62 एमसीक्यू कवर करना। तब तक आप ये जो 65 एमसीक्यू मैंने करवाए हैं वो रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।